नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। बहुत महत्वपूर्ण दिन 14 जून है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। यानी वरिष्ठ जन, यानी दादा दादी, नाना नानी, ऐसे जो लोग हैं उनके साथ किस तरह के दुर्व्यवहार हो रहे हैं, इनके प्रति सामाजिक जागरूकता, आंतरिक चेतना के परिवर्तन का दिन। और इस दिन अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में हेल्पेज इंडिया और समाज कार्य विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के साझा आयोजन में हम मुखातिब हैं प्रोफेसर पद्मश्री डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी से, जो कि लोक जीवन की प्रहरी हैं। क्योंकि आपका लोक चिंतन है, लोक के साथ सरोकार है, और लोक ठीक होगा तो ई लोक हो या परलोक हो, सब सुधर जाएगा। लेकिन ये सब सुधरेगा जब हम संवेदनशील होंगे। बहुत महत्वपूर्ण दिन है। चिंतन की जगह समाधान की बात होनी चाहिए, लेकिन संकट इतना बड़ा है कि उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। ये सब हम किस ओर जा रहे हैं? क्योंकि आप बहुत गहरा अध्ययन कर रही हैं, चिंतन कर रही हैं, आपने दौर देखे हैं, उन सब दौर के आप एक साक्षी हैं, तो कितनी बड़ी चिंता है? देखिए, परिवर्तन तो नियम है प्रकृति का, और स्वभाव में भी परिवर्तन हुआ, लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन हुआ है। अब इसको ज़रूरत है कि अपने पीछे जो हम संस्कारों की जो हमारी दुनिया थी, जो शिक्षा थी, उससे हम अलग हट गए। इसके कारण ही ये सारी परेशानियां, सारी समस्याएं उठ रही हैं। तो पहले तो हमें, आपने लोक की बात की, तो अपनी उस लोक की ओर लौटना पड़ेगा। लोक का अर्थ ही है प्रकाश देना। ये आलोक शब्द से बना है। लोक स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। तो उस लोक से जब हम जुड़ेंगे तो वो सारी हमारी जो परंपराएं हमारे पूर्वजों की हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी एक शिक्षण पद्धति थी संस्कारों के माध्यम से, उससे हम जुड़ेंगे। और उससे हमें अनुभव होगा कि हम किस तरह अनौपचारिक शिक्षा के रूप में हमारे संस्कारों के माध्यम से, व्रत त्योहारों के माध्यम से, किस्से कहानियों के माध्यम से अपने बच्चों में संस्कार डालते थे। आज वो सब लुप्त हो गया है। किसी के पास, बुज़ुर्गों के पास बैठने का समय नहीं है। बुज़ुर्ग चाहते हैं कि हम कुछ कहें, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। आज हमारे हाथ में, बच्चों के हाथ में एक मोबाइल है, जो सारा संसार उसमें सिमट गया है। गूगल बाबा पे ज़्यादा विश्वास है बच्चों को। अब हमारी पोथियाँ, लोग कहते हैं आप क्यों लिखते हैं इतना, कौन पढ़ रहा है? हम लोग भी सोचते हैं सचमुच किसके लिए लिख रहे हैं? अगर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा तो लिखने से फ़ायदा क्या है? लेकिन ये विश्वास भी है कि जो हमारे संस्कार हैं इतने दिनों के चले आ रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, होम्योपैथी में पोटेंसी बढ़ती है, तो बहुत छोटी सी गोली होती है लेकिन धीरे प्रभाव डालती है, लेकिन डालती है, अच्छा प्रभाव डालती है। तो इसी तरह साहित्य है, हमारी परंपरा है, एक वाचिक साहित्य जो है वो प्रभाव छोड़ता है, और इसका प्रभाव बहुत देर तक रहता है। कुछ घटनाएं या ऐसी होती हैं जिससे, या कुछ फिल्में होती हैं ऐसी, या कहानियाँ होती हैं सत्य कथाओं के रूप में, उनको पढ़ के एकाएक थोड़ी देर के लिए उत्तेजित हो जाता है व्यक्ति, उसका मन, और हम ये करेंगे दुनिया भर के संकल्प भी लेता है। लेकिन उसका प्रभाव वो घटना के थोड़े दिन बाद से कम होने लगता है। तो ये जो प्रभाव है ये बना रहे, इसके लिए धीरे धीरे जो संस्कार जनगुंटी के साथ दिए जाते थे, उन संस्कारों की ज़रूरत है, उस जनगुंटी की ज़रूरत है, जिससे आज हमारा बच्चा विरत हो रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा है। तो लोक का भाव ही था कि मंगल हो सबका। उस लोक मंगल भाव की ओर जब जुड़ेंगे तो हम बुज़ुर्गों का आदर करेंगे, बुज़ुर्ग अपना स्नेह बांटेंगे, उनको मौका मिलेगा कि अपनी जो कुछ भी उनके पास है अनुभव की धरोहर, वो अपनी अगली पीढ़ी को सौंपेंगे, तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात पद्मश्री विद्याबिंदु सिंह जी ने कही है, क्योंकि आंतरिक चेतना की बात है, संवेदना की बात है, प्रेम की, आपसी सद्भाव की, और बेहतर समय जब गुजारा जाता है तब ये सब पनपता है, पुष्पित पल्लवित होता है, बढ़ता है। दूर तो बहुत आ गए हैं, लेकिन नज़दीक जाना है समाधान की ओर। और क्या क्या कदम आज के लोग, क्योंकि अभी ये डिजिटल क्रांति का दौर है, सबके हाथ में आ रहा है, सूचनाओं का दौर है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन कितना ग्रहण करना है? क्योंकि 50,000 से ज़्यादा थॉट्स अब वैज्ञानिकों ने पाया। पहले 5,000 मान रहे थे, अब माना इतने थॉट्स आ रहे हैं। तो इन्हीं कोई चीज़ स्थिर रुके तो बात बने, लेकिन रुकती नहीं है। तो चूँकि आपने सब प्रयोग किए हैं और बहुत से लोगों को आपने प्रशिक्षित किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि वो समाधान बिंदुवार क्या हो सकते हैं
परिजनों के स्तर पर, बच्चों के स्तर पर, स्वयं युवा साथी अपने स्तर पर क्या करें, विद्यालयों में कौन सी गतिविधियां करें, ताकि एक ऐसा वातावरण बनता चला जाए ताकि जैसे जैसे हम दूर आए हैं वैसे अब हम मूल विषयों के करीब आ सकें। इसका अनुभव लोग करने लगे हैं, नई पीढ़ी भी अनुभव कर रही है कि हमसे बहुत कुछ छूट गया है जो हमारे पास होना चाहिए था। और अगर जैसे डिजिटल की बात करते हैं तो उसमें इतनी सारी चीज़ें परोसी जा रही हैं, उसमें हमारा बच्चा क्या क्या देख रहा है, वो देखने योग्य है कि नहीं, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अभिभावकों को, अध्यापकों को कई ऐसे बन गए हैं, ये किसी ने बताया कि वो कोई ऐसा संकेत है, बच्चा अगर देख रहा है कुछ, अगर उसकी माँ आ गई पीछे तो कोई संकेत दे देता है कि माँ पीछे खड़ी है, जिससे बात हो रही है, तो सावधान हो जाता है। तो बहुत ही सतर्क होने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा क्या सीख रहा है, क्या देख रहा है। इसके लिए भी कुछ ऐसे ऐप आने चाहिए जो कंट्रोल कर सकें, और ये इंजीनियर्स बना सकते हैं, आधुनिक तकनीक से सब कुछ संभव है, लेकिन उसमें भी बहुत विवेक की ज़रूरत है। क्या हम बच्चों को दिखाएं, या पढ़ने की ही बात है तो हमारा बच्चा क्या पढ़े, ये भी निर्धारित करने की ज़रूरत है। एक आचार संहिता फिल्मों वगैरह में जैसे बनी, लेकिन उसका पालन नहीं हो पाता। आप कहते हैं एडल्ट फिल्में आई, बच्चे ना देखें, लेकिन उसको अब मोबाइल पे सब कुछ कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इसकी रोक लगाने की, और जो कंपनियां इनको दे रही हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल, ऐसी एक दंड संहिता बननी चाहिए कि वो क्या परोस रही हैं, हमारी संस्कृति के खिलाफ क्या जा रहा है, हमारी परंपरा को नष्ट हो रही है जो, उसको बचाने के लिए इन सब के लिए भी सोचना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति में भी बहुत सारे परिवर्तन की ज़रूरत है, कानून में भी सुधार की ज़रूरत है। कानून बन जाने से ही कोई सुधार नहीं होगा। उस कानून को किस तरह से आप उसको आत्मसात करते हैं, किस तरह उसका व्यवहार होता है, उसकी ओर भी सचेत होने की ज़रूरत है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। स्थितियाँ अपने आप चलती रहेंगी। और अब ज़रूरी हो गया, क्योंकि पूरा विश्व चिंतित है कि हमारी नई पीढ़ी कहाँ जा रही है। आज की माल की संस्कृति, आज की उपभोक्तावाद की संस्कृति, जहाँ ये समझ में ही नहीं आता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो सामने बच्चा देख रहा है वो भौतिक सुखों को ही सब कुछ समझ रहा है। जो हमारे यहाँ अध्यात्म चिंतन था, जो एक स्व के विस्तार की बातें थीं, वो सब ख़त्म हो रही हैं। तो इन सबको फिर से परोसने की और प्यार से परोसने की ज़रूरत है कि वो ग्रहण करें। उपदेश देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज का बच्चा उपदेश नहीं सुनना चाहता। हमारी कथाओं में, या जैसे जो व्रत त्यौहार की कथाएं ले लीजिए, एक धनतेरस की कथा हम बताते हैं, उसको मैं बार बार कहती हूँ। उसमें है कि विष्णु और लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर जा रहे हैं, तो कहीं विष्णु कहती हैं लक्ष्मी जी कि ये सरसों का खेत है, फूल खिले हैं, तो कहते हैं कि हाँ उतार दो, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सरसों के फूल तोड़ के अपने बालों में खोंस लेती हैं। शायद मैंने ये कहानी आपको बताई हो कभी। तो विष्णु कहते हैं तो चोरी की तुमने। कहते हैं चोरी क्या, इतना सारा है, मैंने ले लिया 2 फूल, तो क्या कम हो गया। कहते नहीं, किसान की जो है उसकी आज्ञा के बिना तुमने लिया है, अब तुम्हें उसके यहाँ सेवा करनी पड़ेगी। और ब्राह्मण और ब्राह्मणी एक वेश बना के जाते हैं किसान के घर, कहते हैं ये मेरी पत्नी है, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा में, और इसको आपके यहाँ छोड़ देंगे, ये साल भर आपके पास रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, मैं लौटूंगा तो ले जाऊंगा। तो अब लक्ष्मी जी वहाँ रहने लगी, सुबह उठने लगी, सब बच्चों को जगाया, सब उठने लगे, घर में सफाई रहने लगी, बिना झाड़ू लगाए कोई नहीं रहेगा, सारे बच्चे सफाई करो, पासी कोई नहीं खाएगा, जूठन कोई नहीं फेंकेगा, और सबको रोज़ नहाना ज़रूरी है, रोज़ ध्यान करना। तो पूरा एक परिवार संस्कारित हुआ, पूरा गांव संस्कारित हो गया। तो साल भर बाद जब विष्णु जी लौटे और बोले कि हम तो अपनी पत्नी को लेने आए हैं, इनसे कोई गलती तो नहीं हुई, आपका इनका प्रायश्चित पूरा हुआ कि नहीं? कैसा प्रायश्चित? तो उन्होंने बताई कहानी। तो उन्होंने कहा ये तो साक्षात लक्ष्मी है, और हमारा गांव ही पूरा सुधर गया। इस कथा के माध्यम से उन सारी समस्याओं को उभारा गया, और बच्चे बैठ के उस गांव के अब माँ पिता और नानी नाना बुज़ुर्गों की सेवा करते हैं, उनके पास बैठते हैं। तो ये जो परिवर्तन आया ये तो इन्हीं की वजह से है। तो विष्णु प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ये साक्षात लक्ष्मी ही है। तो इस कथा को सुना करके
हम क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं ना कि जो हम एक सामरस्य जो है जीवन में, जो एक संतुलन जीवन का है, जो एक स्वच्छता का, स्वास्थ्य का, वो सब बना रहे, इसीलिए कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इस तरह की कहानियों को सुनाने की ज़रूरत है। व्रत पर्व त्योहारों में सब एक साथ बैठ के जो सामाजिक सरोकार होता था, अकेले पूजा नहीं होती थी, सब मिल के पूजा करते थे। कुटुंब भाव जो है एक परिवार से मोहल्ले तक, मोहल्ले से शहर तक, गांव तक, फिर पूरे देश के साथ, फिर पूरे विश्व के साथ जुड़ता था। वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव था वो फिर लौटेगा इसी तरह के प्रयासों से कि हर तरह की, जैसे आप हेल्पेज इंडिया की आप बात कर रहे हैं, इन लोगों ने जो काम किया है उसमें ऐसा होना चाहिए कि मनोरंजन के लिए ही नहीं, उसमें मैंने वहाँ भी यही कहा कि उनकी प्रतिभा जो है, नहीं कुछ कर पाने में अशक्त हैं तो कहानी तो सुनाएंगे वो बैठ के। गांव के बच्चों को बुलाइए, पड़ोस के बच्चों को बुलाइए, उनसे कहिए कि आज दादी ये कहानी सुनाएगी, सुनो, तो बच्चे सुनेंगे। और हम लोगों ने स्कूलों में जाके सुनाना शुरू किया तो वहाँ बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे सवाल किए। उनसे जब पूछा गया इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, तो उन्होंने बहुत अच्छे उस पर रिस्पॉन्स भी लिया। तो इस तरह के प्रयास होंगे तो अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं। हम लोग तो आशा और आस्था के देश के हैं, जहाँ जो आश माई की पूजा होती है, तो ये ज़रूरी है कि हम उस आशा की ओर लौटे रहें और सब ठीक होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नैतिकता की, वैचारिकता की, जिम्मेदारी की, परंपरा की, शुचिता की, सहृदयता की, साम्यता की, सहभागिता की, सहकार की, सब बातें ज़रूरी हैं, क्योंकि जीवन का संतुलन बिगड़ा है, परिवार का संतुलन बिगड़ा है, समाज का संतुलन बिगड़ा है। जहाँ संतुलन होगा वहाँ सब कुछ आ जाएगा। तो चलिए आज से ही सही प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो सुनते रहिए रेडियो जय घोष। फिर मिलेंगे किसी और विषय पर आपके साथ। नमस्कार। जय